एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें बोबाता की वर्चुअल स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहां पर बोबाता लुओ फेंग से कहती है, मैंने जियोजिया के क्लोन का लेवल तुम्हारे लेवल के बराबर सेट कर दिया है। अगर तुम इसके टेस्ट को पास कर लेते हो तो तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ पाओगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि लुओ फेंग का वो सीनियर जियोजिया जिंदा हो जाता है, जो वर्चुअल स्पेस में जिंदा होते साथ ही अपनी ऑरा को रिलीज करता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए लुओ फेंग को अपने हेवनली फॉरबिडन शटल को यूज करना पड़ता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लुओ फेंग के लेवल के बराबर होने के बावजूद भी ये सीनियर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। जियोजिया इतने सालों के बाद जिंदा होने पर अपने आप को देख रहा था कि ये अचानक से मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी इससे पहले कि उसे कुछ भी समझ आ पाता तभी बोबाता उसके सामने आती है और कहती है, हेलो जियोजिया, काफी समय हो गया हमें मिले हुए। सीनियर जियोजिया बोबाता को देखता है और फिर अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर समझ जाता है कि मुझे वर्चुअली बनाया गया है। ये देखकर फेंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब बोबाता ने लुओ फेंग की सीनियर दोई का क्लोन बनाया था तो वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो मर चुकी है, इसीलिए वो बोबाता को ओवरराइड करने की कोशिश भी कर रही थी। सीनियर जियोजिया को ऐसा बिहेव करते हुए देखकर फेंग अपने मन में सोचता है, ये तो सीनियर दोई से डिफरेंट हैं। वहीं बोबाता सीनियर जियोजिया से कहती हैं, अपने जूनियर को ट्रेनिंग करने में उसकी हेल्प करो। इस पर हम देखते हैं कि सीनियर जियोजिया खुशी खुशी मान गए थे, जो देखकर बोबाता बहुत खुश होती है और उनकी तारीफ भी करती है। अब इसके बाद सीनियर जियोजिया स्ट्रेचिंग करते हुए लुओ फेंग से कहते हैं, लड़के आ जाओ और मेरे अटैक्स के अंडर में 1 मिनट तक सरवाइव करने की कोशिश करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि लुओ फेंग और सीनियर जियोजिया बैटल अरीना में आ जाते हैं, जहां पर सीनियर जियोजिया बड़ी तेजी के साथ फेंग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसे फेंग ने डोज तो कर लिया था, पर इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि वो आधे से ज्यादा अरीना डिस्ट्रॉय हो जाती है। अभी फेंग ये अटैक करने के बाद खुद को संभालता ही है कि तभी सीनियर जियोजिया अपनी लेग्स का यूज करते हुए फेंग को जोरदार हिट करने की कोशिश करते हैं, पर फेंग ने इसे भी डॉज कर लिया था। पर वो ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि सीनियर जियोजिया के रिफ्लेक्सेस बहुत ही तेज हैं। वो तेजी के साथ फेंग की बैक पर एक जोरदार हिट करते हैं, जिसकी वजह से फेंग बेचारा तो एरिना से बाहर जाते हुए पिलर्स के साथ टकरा गया था। इस किक से हिट होने के बाद वो खुद को संभाल ही रहा था कि तभी सीनियर जियोजिया दोबारा से उस पर हमला करने लगते हैं। फेंग इनसे बचते हुए अपनी गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट की 9 स्मॉल स्वॉर्ड से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि सीनियर जियोजिया की फिस्ट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो लुओ फेंग की 9 स्वॉर्ड्स को झटक देते हैं और साथ ही फेंग को एक जबरदस्त पंच करते हैं, जो पंच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से फेंग को बुरी तरह से इंजर्ड कर चुका था। अब इस अटैक के बाद फेंग को भी समझ आ चुका था कि वो ऐसे तो अपने सीनियर का सामना नहीं कर सकता। इसी वजह से वो अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल के ऊपर बैठकर फ्लाई करने लगता है, जिसके बाद हमें इन दोनों के दरमियान देखने को मिलता है एक चेजिंग सीन, जिसमें सीनियर लुओ फेंग को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर फेंग की स्पीड ज्यादा होने की वजह से उन्हें नहीं पकड़ पा रहे थे। पर एट द एंड वो लुओ फेंग को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत सारी चट्टानों को तोड़ते हुए उसके अंदर से गुजारते हैं, जिसके बाद वो फेंग को बहुत ही जोर के साथ एरिना के ऊपर दे के मारते हैं, जिसकी वजह से फेंग एरिना को तोड़ते हुए दूर जाकर लगता है और वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। और फिर सीनियर वहां पर आते हुए फेंग से कहते हैं, डिफेंडर कभी भी अटैकर से ज्यादा फास्ट नहीं हो सकता, तुम्हें अपना रिदम खुद बनाना होगा। इस पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग एरिना में टूटे हुए मलबे के अंदर से बाहर निकलते हुए अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट की फर्स्ट फॉर्म इल्यूजन स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेता है। उसके अंदर से निकलते हुए ऑरा को देखकर सीनियर को भी लग रहा था कि अब ये कुछ बड़ा करेगा, जबकि लुओ फेंग सीनियर से कहता है, आपकी टीचिंग्स का शुक्रिया सीनियर। तो फिर चले अब सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। ये सब फेंग काफी एक्साइटेड होते हुए बोल रहा था। इसी के साथ सीन कट होता हमें 3 दिन बाद का व्यू दिखाया जाता है, जहां पर लुओ फेंग वर्चुअल यूनिवर्स में साइकिल बैटल में फाइट कर रहा था और यहां पर उसने इस बैटल में लगातार 547 राउंड्स फाइट की थी, जिसमें वो एक बार भी नहीं हारता। और इसी के साथ साथ वो अपने सीनियर के साथ फाइट करता हुआ लगातार उनसे सीख रहा था और साथ ही साथ साइकिल बैटल में भी फाइट कर रहा था। ये सारा टाइम बहुत ही तेजी के साथ गुजर रहा होता है, जहां पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग के सीनियर तो वाकई ही काफी ज्यादा पावरफुल हैं और यहाँ पर वो लुओ फेंग को कॉम्बैट फाइटिंग और अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के बारे में भी काफी कुछ सिखाते हैं, जिसका रिजल्ट भी हमें लुओ फेंग की साइकिल बैटल में देखने को मिल रहा था, क्योंकि लुओ फेंग लगातार साइकिल बैटल में बहुत सारे राउंड्स को जीता जा रहा था और एक बार भी नहीं हारता, इवन के वो तो कमजोर भी नहीं पड़ता। और ऐसे प्रैक्टिस करते करते और साइकिल बैटल में फाइट करते करते कई महीने गुजर जाते हैं, जिसमें अब लुओ फेंग ने 2314 राउंड्स फाइट की थी, पर वो एक भी नहीं हारा। और अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड में उसकी फाइट होने वाली थी नबीन यी से। जैसे वो दोनों बैटलफील्ड में एक दूसरे के सामने आते हैं तो वहां पर नबीन यी फेंग से कहता है, लुओ फेंग, मैंने 3 सालों तक बहुत हार्ड ट्रेनिंग की है। इस बार मैं तुम्हें जीनियस और ऑर्डिनरी पीपल के बीच का डिफरेंस दिखाऊंगा और अब मैं तुम्हें जीनियस और ऑर्डिनरी पीपल के बीच का डिफरेंस दिखाता हूँ। उसकी ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लुओ फेंग हल्का सा मुस्कुराता है। इसी के साथ वो दोनों फाइट के लिए रेडी होने लगते हैं, जो देखकर बाहर बैठी हुई ऑडियंस अपनी सांसें थाम लेती है कि अब क्या होगा।
यूजिन, लीडर होंग और वॉरियर ली शान इस फाइट को लेकर काफी परेशान थे, क्योंकि इन दोनों की इस फाइट के एंड रिजल्ट पर मिल्की वे गैलेक्सी दांव पर लगी हुई है। अब जैसे ही उन दोनों की वो फाइट स्टार्ट होती है तो नबीनी ये अपनी बहुत सारी आइस पावर्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से लुओ फेंग की पूरी बॉडी और उसके आसपास का बहुत सारा एरिया बुरी तरह से जम जाता है। इवन वो सारी की सारी बैटलफील्ड ही पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी थी। अपने सामने स्क्रीन पर यह नजारा देखकर नाइन्थ प्रिंसेस तो काफी खुश हो रही थी, जबकि हम देखते हैं कि लुओ फेंग नॉर्मली चलता हुआ उस बर्फ को तोड़ते हुए उसके अंदर से बाहर आने लगता है, और जैसे जैसे वो चल रहा था उसके पाँव के नीचे गोल्डन और बीस्ट के प्रिंट्स नजर आ रहे होते हैं, और नबीनी की आइस पावर्स की वजह से वहां पर जितनी भी बर्फ जमी हुई थी वो सारी की सारी टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। फेंग को इस तरह से अपनी आइस डोमेन को तोड़ते हुए बड़े ही आराम से आगे बढ़ते हुए देखकर नबीनी ये काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, और वो सोचता है कि क्या ये लुओ फेंग ही है। इम्पॉसिबल, 3 सालों में इस लेवल तक पहुंचना नामुमकिन है। इसी के साथ उसने अपनी दोनों स्वॉर्ड्स को यूज करते हुए दोबारा से अपनी आइस पावर को अपनी फुल पावर के साथ रिलीज करता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लुओ फेंग के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता, बल्कि वो तो ज्यों का त्यों ही बड़े ही आराम से चलता हुआ नबीनी के करीब आ रहा था, जो देखकर तो नबीनी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, और उस बेचारे का मुंह भी खुले का खुला रह गया था। तो फेंग आगे बढ़ते हुए नबीनी के ऊपर अपने इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म से अटैक करता है, और फेंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि पूरी अरीना शेक कर रही थी। जैसे ही ये अटैक नबीनी को हिट होता है तो नबीनी बेचारे की तो चीखें निकल जाती हैं, और इसी के साथ नबीनी का किस्सा खत्म। बैटलफील्ड से गायब होते हुए भी नबीनी बोल रहा था, मैंने क्लियरली हर दिन बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है, फिर भी हमारे बीच का ये पावर गैप इतना ज्यादा कैसे बढ़ रहा है। नबीनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लुओ फेंग इतने कम समय में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। अब क्योंकि लुओ फेंग इस मैच को जीत चुका है और उसने साइकिल बैटल में 9347 राउंड्स जीते हैं, इसी वजह से उसे कियानवू यूनिवर्स के टॉप 1000 नॉमिनेशंस में इंटर कर दिया जाता है, और ये जीनियस बैटल की सेकंड स्टेज है, जो जानकर फेंग और उसकी फैमिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और कोइजन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। रोंगजुन भी फेंग की इस फाइट को देखकर बोल रहा होता है, लुओ फेंग तुम एक चालाक ओपोनेंट हो जो अपने सामने वाले को सरप्राइजेस देता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ नाइन्थ प्रिंसेस बेचारी के हाथ कांप रहे होते हैं, और वो अपने उसी कांपते हुए हाथों के साथ वाइन के गिलास को तोड़ते हुए कहती है, लुओ फेंग, ये लुओ फेंग सिर्फ एक अर्थलिंग है, वो आखिर नबीनी को कैसे हरा सकता है। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। ये सब नाइन्थ प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्से में और चिल्लाते हुए बोल रही होती हैं, और इसी के साथ साथ वो अपना ऑरा भी रिलीज कर रही थी, जिस पर ग्रैंडपा हारग्रेव उससे कहते हैं, ब्रोलिन अगर तुम अपने इमोशंस से असरअंदाज होती रहोगी तो तुम कैसे स्ट्रोंगर बनोगी। वो लुओ फेंग वाकई ही एक जीनियस है। इसी के साथ सीन कट होता हमें दिखाया जाता है लुओ फेंग के विला का सीन, जहां पर पहले तो हम लीडर होंग को देखते हैं जो काफी सीरियस थे, और फिर वॉरियर ली शान को देखते हैं, वो भी काफी सीरियस थे। इसके बाद लुओ फेंग को देखते हैं जो एक गहरी सांस भरते हुए खुद को ढीला छोड़ देता है। इसके साथ ही साथ काउंटडाउन भी चल रहा था, 3, 2, 1। देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई बहुत ही सीरियस मूवमेंट है, पर तभी हमें पता चलता है कि इन सभी लोगों ने लुओ फेंग को अपने हाथों में उठा रखा है, और काउंटडाउन के कंप्लीट होते साथ ही ये सभी लुओ फेंग को ऊपर की तरफ उछालना शुरू कर देते हैं, जहां पर ये लोग बार बार उसे उछाल रहे थे, और साथ ही बहुत खुश होते हुए कहते हैं, कांग्रेचुलेशंस थर्ड ब्रदर, आप सक्सेसफुली जीनियस बैटल की सेकंड स्टेज में इंटर हो गए हैं। ये सभी लोग अभी इस मूवमेंट को एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी लुओ फेंग को किसी की कॉल आने लगती है। जैसे ही फेंग को मालूम होता है ये कॉल किसकी है तो वो काफी सीरियस हो गया था, जो देखकर सभी लोगों की खुशी और एक्साइटमेंट एक ही पल में गायब हो जाती है। अब जैसे ही फेंग उस कॉल को पिक करता है तो ग्रैंडपा हारग्रेव उनके सामने होलोग्राम की फॉर्म में अपीयर होते हैं। उन्हें देखकर फेंग, लीडर होंग और वॉरियर ली शान और उन्हीं के साथ साथ उनके सभी वॉरियर्स एक जगह पर इकट्ठा होकर उन्हें काफी सीरियस लुक देते हैं। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग के बच्चे भी, एक तो ग्रैंडपा हारग्रेव को देखकर हैरान था और दूसरा काफी गुस्से में नजर आ रहा होता है। तभी ग्रैंडपा हारग्रेव कहते हैं, लुओ फेंग, मैं यहाँ पर हिलियोंगशन एम्परर के ऑर्डर्स को तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। अब क्योंकि तुम सक्सेसफुली कियानवू यूनिवर्स के टॉप 1000 पार्टिसिपेंट्स में इंटर हो चुके हो, तो अब हमारी डील के अकॉर्डिंग मिल्की वे के मैनेजमेंट राइट्स तुम्हें दिए जा रहे हैं। अब से लुओ फेंग मिल्की वे रीजन का लीडर है। हिलियोंगशन किंगडम एम्परर के इस ऑर्डर को सुनकर लुओ फेंग, लीडर होंग, वॉरियर ली शान और उनकी पूरी की पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसी के साथ ग्रैंडपा हारग्रेव मिल्की वे गैलेक्सी के राइट्स लुओ फेंग को देकर वहां से चले गए थे। लुओ फेंग की पूरी फैमिली यहाँ पर खुश हो रही थी, जबकि हम देखते हैं कि यूजिन का ब्रदर, वो इस न्यूज को सुनकर तो सदमे में चला गया था और कहता है, लीडर ऑफ द मिल्की वे रीजन। साथ ही उसकी आंखें चमक जाती है और वो कहता है, क्या मैं मिल्की वे गैलेक्सी के लीडर का ब्रदर इन लॉ नहीं हूँ। साथ ही वो अपनी इमेजिनेशन में सोचता है,
अब से मैं अर्थ पर जैसा चाहूँ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये सब सोचते हुए वो वहीं पर पागलों की तरह जोर जोर से डांस करता हुआ हंसने लगता है। सभी लोग उसे हैरानी के साथ देखने लगे थे कि अब इसे क्या हो गया। वहीं अब जैसे ही वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आता है और अपने आसपास मौजूद लोगों को हैरानी के साथ उसे देखते हुए देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि वो क्या पागलपन कर रहा था। इन सब को देखते हुए जैसे ही वो अपनी सिस्टर की तरफ देखता है तो उसकी सिस्टर भी लाइक, एक बार इन सबको जाने दे फिर तुझे बताती हूँ। इस पर यूजिन का ब्रदर खुद को संभालते हुए बेशर्मों वाली हंसी हंसते हुए एम्बैरेसमेंट फील कर रहा होता है। अब इसके बाद वो सभी लोग इस खुशी में पार्टी करने लगते हैं, जबकि बुबाता और लुओफेंग साइड पर बैठे हुए इन सभी को एंजॉय करते हुए देख रहे होते हैं। और साथ ही साथ बुबाता यहाँ पर चेक कर रही थी कि ग्रैंडपा हारग्रेव जो बोल कर गए हैं क्या वो सच भी है। और जब वो चेक करती है तो उसे यकीन हो गया था, इसीलिए वो फेंग को बताती है ये वाकई सच है, अब तुम मिल्की वे के ओनर हो। हारग्रेव की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हिलियोंगशन एम्परर के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाए। देखो हर जगह पर यह अनाउंस कर दिया गया है कि अब मिल्की वे के ओनर तुम हो। ये कहते हुए बुबाता ने लुओफेंग के सामने कई सारी मिनी स्क्रीन्स ला दी थी, जिसमें किलर अरीना, बुलान प्लेनेट, ड्रैगन प्लेनेट और जितने भी प्लेनेट्स थे उन सब पर यह न्यूज आ रही थी कि लुओफेंग अब मिल्की वे गैलेक्सी का न्यू ओनर है। पर हम देखते हैं कि यह सब जानने के बावजूद भी लुओफेंग अभी परेशान हो रहा होता है कि इतने में ही वहां एंटर होती है वॉरियर जियान टियानचेन और सीनियर मिंग यू की, जो होलोग्राम के थ्रू यहाँ पर आए थे। सीनियर मिंग यू और सीनियर जियान टियानचेन दोनों ही लुओफेंग को मिल्की वे का ऑनर बनने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। इस पर लुओफेंग खड़ा होते हुए उनका शुक्रिया अदा करने वाला था, पर सीनियर जियान टियानचेन उसे खड़ा होने नहीं देते, तो फेंग बैठे बैठे ही उनका शुक्रिया अदा करता है। लीडर होंग और वॉरियर ली शेन भी इनकी इस कन्वर्सेशन को सुन रहे होते हैं। अब वॉरियर जियान टियानचेन लुओफेंग को बताते हैं मिल्की वे को मैनेज करना ट्रेनिंग करने जैसा आसान नहीं है, इसके इश्यूज बहुत पेचीदा हैं। अगर तुम्हें कुछ समझ ना आ रहा हो तो तुम मिंग यू से पूछ सकते हो। इस पर लुओफेंग हाँ करता है, जिसके बाद वॉरियर जियान टियानचेन लीडर होंग और वॉरियर ली शेन की तरफ देखते हैं और लीडर होंग से इशारों इशारों में ही पूछते हैं कि अब तुम्हारा क्या इरादा है, जिस पर हम देखते हैं कि लीडर होंग हाँ में अपना सर हिलाते हैं। इसी के साथ सीनियर जियान टियानचेन और सीनियर मिंग यू वहां से चले जाते हैं। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि लीडर होंग क्या करेंगे।